नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। 14 अप्रैल को हम सब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और राजनीतिक पार्टियां भी, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने डॉक्टर अंबेडकर को याद किया, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण भी किया। चूँकि हमारा यह वीडियो तो आना चाहिए 14 अप्रैल को, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण हमने 14 अप्रैल की जगह आज का दिन तय किया और आज यह वीडियो लेकर आ रहे हैं। हम जिस राज्य में रहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य, वहाँ पर अभी कई तरह की समस्याएं चल रही हैं, जिसमें एक समस्या तो वह है जो कि वर्ष 2022 से ही लगातार अलग अलग ज़िलों में देखने को मिल रही है, और वह समस्या है शपथ ग्रहण का, जिसमें शपथ लिया जाता है और कहा जाता है कि गैर हिंदुओं का आर्थिक बहिष्कार करेंगे, उन्हें न तो अपने दुकानों में रखेंगे, न तो उनके द्वारा बेचे गए कोई भी सामान खरीदेंगे, ना तो उनसे किसी भी तरह का क्रय विक्रय का कोई भी नाता रखा जाएगा। और छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले आ चुके हैं। 2022 में 5 जनवरी को पहला मामला सरगुजा ज़िले के लुंड्रा में आया, जहां पर एक सार्वजनिक सभा की गई और वहां पर यह शपथ लिया गया कि गैर हिंदुओं के साथ कोई भी आर्थिक नाता नहीं रखा जाएगा। वहीं दूसरा वीडियो उसके कुछ समय के बाद ही आया कोरबा से, वहाँ भी इसी तरह का शपथ लिया गया। और इसके ठीक लगभग 1 साल के बाद जगदलपुर से भी अभी हाल के दिनों में एक ऐसा ही वीडियो आया है जिसमें गैर हिंदुओं के साथ आर्थिक बहिष्कार का एक शपथ का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जब समस्त राजनीतिक दल, समस्त राजनीतिक पार्टियां, अलग अलग समाज के लोग सभी जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं, 14 अप्रैल को उनके मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण करते हैं और उनके नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो फिर इस तरह की राजनीति, इस तरह का शपथ आखिर क्यों? क्या हमारे छत्तीसगढ़ में माहौल को ख़राब करने का कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे राजनीतिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्तर पर कोई बदलाव संभव है, या फिर केवल राजनीति के नाम पर हम ऐसे शपथ ले रहे हैं जिसकी दूर दूर तक कोई उपयोगिता नहीं है? अब उदाहरण के लिए मैं केवल सरगुजा की बात करूं तो सरगुजा में ऐसे कई शैक्षणिक संस्थान हैं, ऐसे कई हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन उनके कार्य करने का तरीका ऐसा है कि हिंदू भी उनके पास जाते हैं। यदि सरगुजा में उदाहरण के लिए होली क्रॉस हॉस्पिटल की ही बात कर दी जाए, तो जब ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं और उनके पास कम पैसे होते हैं और यदि वो सरकारी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते, अच्छी सुविधा, अच्छा इलाज चाहते हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता होती है मिशन हॉस्पिटल, जो कि हिंदुओं के द्वारा संचालित नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर इलाज कराने काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सुविधा और वहाँ के कई प्रकार के ऐसे चीज़ हैं जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। साथ ही वहाँ पर इलाज के लिए शुल्क भी काफ़ी कम लगता है। इसके साथ ही कई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनके पास हम दौड़ कर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात कर लें अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की की ही, तो डॉक्टर अजय तिर्की ऐसे सुलभ नेता हैं जो महापौर तो हैं ही, साथ में डॉक्टर भी हैं, और अपने केबिन में, नगर निगम के केबिन में लोगों का इलाज करते हुए नजर आ जाते हैं। जब वो कोई भेदभाव नहीं करते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन जैन है, कौन बौद्ध है, कौन पारसी है, कौन किस धर्म का है, और सभी का इलाज निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो फिर हम इस तरह का वातावरण समाज में क्यों निर्मित करना चाहते हैं? हम आपको ऐसे ही जो 3 घटनाएं प्रदेश में हुई है, उन तीनों घटनाओं की अलग अलग शपथ की वीडियो आपको दिखाते हैं और आप इसे सुनिए।
बूंदी कला के इस पवित्र भूमि पर संकल्प लेते हैं कि शपथ लेते हैं कि आज से हम हिंदू किसी भी मुसलमान दुकानदार से किसी भी प्रकार का सामान का खरीदी बिक्री नहीं करेंगे। आज से हम हिंदू किसी मुसलमान व्यक्ति को अपनी जमीन लीज में या बिक्री नहीं करेंगे। अगर किसी व्यक्ति के पास जमीन लीज में दिया हुआ है, उसकी तत्काल वापसी कराएंगे। आज से हम हिंदू मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। आज दिनांक 5/1/2022 को ग्राम कुंडी कला में आम सभा कर यह सर्वसम्मति से हम सभी यह निर्णय लेते हैं, जिसका हम सभी जीवन पर्यंत निवासी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ आप अग्नि को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने भारत को एक कट्टर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम अपने घरों से अपने मंदिरों से अपने पूजा स्थलों से हम यह भी संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे से मिलकर अपने हिंदू भाई को हर स्तर से व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक सहयोग प्रदान करेंगे। हम अपने प्रतिष्ठानों में, अपने घरों में, अपने व्यवसायों में सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाई को ही रखेंगे, ताकि हम अपने हिंदुत्व को और भी ज्यादा मजबूत कर सके। आज इसी संकल्प व संकल्प से हम इसका अनुसरण करेंगे, इसका पालन करेंगे। आज यह संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि पूर्ण रूप से गैर हिंदू, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई हो, किसी भी प्रकार का व्यापारिक लेन देन नहीं करेंगे, चाहे वो दूध, फल, गद्दा, कबाड़, किराना, किसी भी प्रकार का सामान हो। मुस्लिमों से क्रय नहीं करूंगा। मैं यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि उनका पूर्ण रूप से आर्थिक बहिष्कार करूंगा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस संकल्प को पूरा करने की उपयुक्त शक्ति दें और मनोवृत्ति प्रदान करें। हमारी प्रतिज्ञा संपूर्ण हुई। जय जय श्री राम। एक निवेदन और है। अभी तो हमने प्रतिज्ञा तो कर ली है, अब एक निवेदन और है। हम हमारे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर धार्मिक चिन्ह जैसे स्वास्तिक, लाभ, ओम, इन सब। आपने सुना कि किस तरीके से लोग शपथ ले रहे हैं, और शपथ लेने वाले कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हुए, अच्छे, वेल एजुकेटेड जिन्हें बोला जाता है, ऐसे लोग हैं। लेकिन इसके बावजूद भीड़ तंत्र में, भीड़ में जाकर वो क्या शपथ ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें मालूम ही नहीं है। आइए अब हम संविधान की उस प्रस्तावना की ओर चलते हैं, जहां पर हमारा संविधान हमें क्या बताता है।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। यह हमारे संविधान की वह प्रस्तावना है जिसके प्रति देश का हर भारतीय जिम्मेदार एवं कर्तव्यनिष्ठ है। आपने देखा, हमारा संविधान सबको आपस में जोड़ने की बात करता है और एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की कल्पना करता है जहां पर किसी भी धर्म, किसी भी जाति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद हम कहां जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह समझ से परे है। इन्हीं मुद्दों को लेकर हमने सरगुजा के एक सामाजिक कार्यकर्ता से इस पर बात की और पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उनका कहना है कि यह कोई सामाजिक समस्या नहीं है या फिर कोई सामाजिक मुद्दा नहीं है, यह तो राजनीतिक मुद्दा है और इसका जवाब तो राजनीति करने वाले लोग ही दे सकते हैं। समाज में अभी भी इस तरह का भेदभाव नहीं है। देखिए, ये जो समस्या है न तो सामाजिक है, न तो ये सामाजिक समस्या है, न ही आर्थिक समस्या है। ये समस्या राजनीतिक है। जो भी शपथ लिए जा रहे हैं, लिवाए जा रहे हैं, ये राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस तरीके की शपथ ले रहे हैं या लिवा रहे हैं लोगों से। तो ये राजनीतिक समस्या है, इस पर ज़्यादा क्या बोलें। आज अंबेडकर जी की जयंती है जी। और कहा जाता है कि अंबेडकर जी ने जो भी उनके साथ हुआ उससे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ के समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश की। तो ऐसे लोग जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस अंबेडकर जयंती के अवसर पर? देखिए, बाबा साहब का एक संस्मरण है मेरे जहन में अभी। क्या था कि देश आज़ाद हुआ था, देश की आज़ादी हुई थी और कुछ अंग्रेज पत्रकारों का दल रात को 11 बजे नेहरू जी के घर गया। नेहरू जी सो रहे थे और महात्मा गांधी जी के पास गया, वो भी कहीं कुछ व्यस्तता में थे। तब उनकी दिनचर्या बड़ी वैसी थी, मतलब लिखने पढ़ने वाली और समयबद्ध दिनचर्या रहती थी। फिर वो रात के 11:30 के करीब लगभग बाबा साहब के पास पहुँचे, अम्बेडकर जी के पास। उन्होंने बोला कि वी वेंट टू नेहरू, वी फाउंड हिम स्लीपिंग, वी वेंट टू गांधी, ही वॉज इंगेज्ड एंड यू आर अवेक। हम नेहरू के पास गए, नेहरू जी जो है सो रहे थे, गांधी जी जो है किसी चीज़ में लगे थे और आप जगे हो। ये कैसा है, किस तरीके का कॉम्बिनेशन है? बाबा साहब ने बोला कि उनके जो लोग हैं, उनके लोग में मतलब किसी जाति को इंगित नहीं किया था, उनके लोग मतलब उस कैटेगरी के लोग, उस श्रेणी के लोग, नेहरू जी की श्रेणी के लोग। बोले उनके पास सब कुछ है, वो सो रहा है। गांधी जी की जो जिस श्रेणी के थे, तो गांधी जी संघर्ष वाले श्रेणी के थे, तो बोले कि गांधी जी संघर्षशील है, तो श्रेणी के हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। और मेरे जो लोग हैं, मैं जिस श्रेणी का हूँ, मेरे लोग सोए हुए हैं। दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट्स। वो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते, अपने कर्तव्य के बारे में नहीं जानते। इसलिए मैं जगा हूँ कि ताकि उनको मैं जगा सकूँ। तो बाबा साहब का जो था, वो जो मिशन था, वो ये था कि जो सोए हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से पीछे हटे हुए, उनको किस तरीके से उठाया जाए। अवेकनिंग जिसको बोलते हैं, सोशल अवेकनिंग इनका मुख्य मिशन रहा है जिंदगी का। सामाजिक जागरूकता ही कहें, सामाजिक जागरूकता उनका मुख्य मिशन था बाबा साहब का। वहीं दूसरी ओर एक और मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, वह है जनप्रतिनिधियों का व्यवहार। हमारे जनप्रतिनिधियों का व्यवहार आखिर कैसा होना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधियों को भ्रष्टाचार रोकने के लिए, क्या जनप्रतिनिधियों को नौकरशाही पर नियंत्रण के लिए यह अधिकार है वे उनके साथ मारपीट करें, वे उनके साथ गाली गलौज करें या कोई ऐसा व्यवहार करें जो कि कानूनन सही नहीं है?
लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिसमें छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि नौकरशाही के साथ, कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों के साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते देखे गए हैं। कई पुराने मामले भी हैं, कई नए मामले भी हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या इन सब के बीच में कानून भी कहीं पर है, कानून नाम की भी कोई चीज़ है? क्योंकि जनता का विश्वास तो कानून में ही है, जनता का विश्वास तो न्याय व्यवस्था में ही है, क्योंकि जनता के पास कोई ऐसा सोर्स या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हर मामले में उनका बचाव करे या हर मामले में वह पुलिस तक उनकी बात को पहुंचाए और सुने। इसलिए जब छोटे स्तर पर ऐसी कोई भी घटनाएं होती हैं तो तत्काल कम से कम प्राथमिकी तो दर्ज हो ही जाती है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई भी होती है, न्याय के लिए न्यायालय तक भी मामला पहुंचता है। लेकिन ऐसे जब जनप्रतिनिधियों की बात आती है तो फिर न्याय व्यवस्था या फिर कानून व्यवस्था कहाँ चली जाती है, समझ से परे है। अभी सप्ताह डेढ़ सप्ताह से जिस जनप्रतिनिधि की लगातार चर्चा हो रही थी उस मामले में प्राथमिकी तक दर्ज नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार तो अपने प्रतिनिधियों की बचाव कहीं न कहीं से कर ही लेगी, तो प्राथमिकी दर्ज करने भर से क्या हो जाता? कम से कम जनता का विश्वास कानून पर रहे, जनता का विश्वास न्याय व्यवस्था पर रहे। इसलिए पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराकर कम से कम यह तो बता ही देती कि न्याय और कानून व्यवस्था सभी के लिए समान है। लेकिन काफ़ी हो हल्ला होने के बावजूद पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही कई और मामले पुराने भी हुए, उसमें भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे यह कहा जा सके कि जनप्रतिनिधियों के मामले में पुलिस उतनी ही होशियार रहती है, पुलिस उतनी ही सजग रहती है जितनी कि वह छोटे छोटे मामलों को लेकर रहती है। इसलिए हमारा यही कहना है कि कानून और न्याय पर जनता का जो विश्वास है वह विश्वास बना रहे, और जनप्रतिनिधि यदि ऐसी कोई हरकत करते हैं तो कम से कम प्राथमिकी तो दर्ज करानी ही चाहिए, जिससे लोगों में न्याय और कानून की व्यवस्था के प्रति एक विश्वास बना रहे। इस पर हमने सामाजिक कार्यकर्ता राजेश सिंह सिसोदिया से बात की। उन्होंने क्या कहा सुनिए। उन्होंने बड़ा ही अलग तरीके से कहा कि जो बड़े लोग हैं उन्हें लोग चाटते हैं, चाटने से उनका कहना था तलवे चाटने को लेकर, और साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे लोगों को काटते हैं, काटने से मतलब था उनका दबाया जाता है। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। देखिए, भारत में, छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत में जो प्रजातंत्र है अभी इमेच्योर है, परिपक्व नहीं हुआ है। 100 साल के बाद परिपक्वता आती है किसी भी शासन व्यवस्था में, चाहे जैसे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है, राजतंत्र है। राजतंत्र से पहले कोई तंत्र रहा होगा, तो अभी इमेच्योर स्टेज में है। तो इमेच्योरिटी की स्टेज में आते आते सब चीज़ें ठीक होंगी। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो एक तरफ सिस्टम देख रहे हैं और एक तरफ पब्लिक, ये दोनों के बीच में जो गैप है, उस गैप से उपजी हुई जो गलतफहमियाँ हैं उसके कारण ऐसी मारपीट होती है। और मारपीट होना कुछ तो कर्मचारियों की भी उदासीनता है और जनप्रतिनिधियों का भी गुस्सा कह लें, क्योंकि जनता का गुस्सा, जनप्रतिनिधि अपनी वो नहीं करता है। आज से कुछ साल पहले माननीय महाराज साहब ने भी एक नगर निगम के कर्मचारी को एक बार आक्रोशित हो उठे थे, तो अपने लिए नहीं हुए थे, या जो भी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं अपने लिए आक्रोशित नहीं हो रहे हैं, जनता के लिए हो रहे हैं। और सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। सिस्टम अपने आप को सुधारे, थोड़ा सा जो ब्यूरोक्रेसी हमारी, जो नौकरशाही है, नौकरशाही भी बहुत बेलगाम हो चुकी है। तो इस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं लोग, जनप्रतिनिधि नहीं लगा पा रहे हैं, वही गुस्से में मारपीट हो रही है। तो इसमें नौकरशाही के ऊपर, नौकरशाही को भी विचार करने की ज़रूरत है कि उन्होंने जो शपथ ली है नौकरी कर, जब शासकीय सेवा में आते समय जो शपथ ली है, क्या उस शपथ को वो लोग फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, जब नहीं करते हैं तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। रामायण काल से ही लिखा गया एक चौपाई है, समरथ को नहीं दोष गुसाई। सरगुजिया में बोलते कि आबर कर डौकी सब कर भौजी, जाबर कर डौकी सब कर काकी। तो जो मजबूत होता है, जो भी मजबूत होता है, मजबूत के खिलाफ या तो यहाँ की व्यवस्था शुरू से लाचार रही है, इतिहास साक्षी है इसका। अब मैं पहले बोल चुका हूँ कि लोकतंत्र अपरिपक्व स्थिति में है। जैसे आप अमेरिका में देखें, अमेरिका में बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, बहुत पुराना लोकतंत्र है। तो
तो अमेरिका में राष्ट्रपति इतनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रपति के भी होल्ड किया जाता है कहीं ना कहीं। ब्रिटेन में अभी कार चलाते समय वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, कार चलाते समय मोबाइल का उपयोग कर रहे थे, तो वहाँ के जो ट्रैफिक जो पुलिस विभाग है, वहाँ के संबंधित विभाग ने उनको एक नोटिस भेजा कि हम इसकी जांच कर रहे हैं और अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ लोकतंत्र जो है अपरिपक्वता की स्थिति में है। इस कारण, एक तो ये कारण है, दूसरा जो न्याय का राज है ना, बताया कि जो यहाँ पर अभी जो चलन है, उस चलन में क्या होता है कि जो बड़ा होता है उसको सब चाटते हैं, उसके तलवे सब चाटते हैं, छोटा होता है उसको सब काटते हैं। शोषण छोटे का ही होता है। ये अंग्रेजों के समय से चला आ रहा है। अंग्रेज चले गए यहाँ से, भारत से, तो अब नए भारतीय पैदा हो गए और अंग्रेजों की नई जमात आ गई। तो एक तो ये रहा गुलामी वाला जो माइंड सेट है, गुलामी वाली जो मानसिकता है, और न्याय का राज जो है उसकी अवधारणा जो है, जो संविधान में जो लिखा गया, संविधान का भी अक्सर से पालन नहीं हो पा रहा है। एक इसका ये मूल कारण है, क्योंकि इनके खिलाफ जो भी इस तरीके के कृत्य करते हैं, इनके खिलाफ प्राथमिकी जैसी औपचारिकता तो होनी चाहिए थी कम से कम, ताकि लोगों का न्याय व्यवस्था पर, रूल ऑफ लॉ पर विश्वास रहता। लेकिन अब रूल ऑफ लॉ पर कहाँ से विश्वास रहे। अब ये भी देख लीजिए कि जो राम राज है जिसको हम लोग बोलते हैं, चाहे जो मदीना की रियासत जिसको बोलते हैं, वहाँ यही था कि रूल ऑफ लॉ था, रूल ऑफ लॉ था। उसके क्या बोलते हैं, कानून के साथ समझौता नहीं होता था। अब कानून के साथ समझौता होना जो है स्थिति को बद से बदतर की तरफ ले जा रहा है। तो आपने देखा 2 ऐसे मामले हैं छत्तीसगढ़ में, इसके साथ ही साथ कई अन्य भी मामले हैं, लेकिन 2 मामले हम प्रमुखता से रख रहे हैं क्योंकि दोनों ही मामले लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं। और इन मामलों में पुलिस को, सरकार को, कानून को, न्याय व्यवस्था को सजग रहना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि आखिरकार क्या हो रहा है। हम किस तरह की समाज की परिकल्पना चाहते हैं, हम किस तरह के समाज की परिकल्पना कर रहे हैं, हम समाज में क्या चाहते हैं। क्या हम यही चाहते हैं कि केवल हिंदू ही रहें, या फिर हम गैर हिंदुओं के साथ इस तरह का व्यवहार यदि कर रहे हैं तो क्या यह कानूनन सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? क्या समाज में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि गैर हिंदुओं को समाज में रहने का अधिकार नहीं? कई तरह के ऐसे मामले हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है कि ऐसे कोई भी मामले आते हैं तो समाज खुलकर सामने आए और ऐसे मामलों पर जवाब दे, जिम्मेदारी के साथ बताए कि समाज क्या चाहता है। ऐसे ही मामलों पर आगे और भी वीडियो लेकर हम आएंगे। आप देखते रहिए खबरी चौक। नमस्कार।